अगर आपका टारगेट ये लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, और उसमें जो टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको आप बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स करना चाहते हैं, तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये आपके लिए रामबाण नोट्स होंगे. दीज नोट्स आर पैनेसिया फॉर यू इफ़ यू वांट टू टैकल क्वेश्चंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन लोअर पीसीएस एग्ज़ाम. इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मेरे ये नोट्स हैं. और इसमें अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था. मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था. ये एनडीए में जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो धारा है वो पूछी गई थी. कौन सी धारा में एनडीएमए का उल्लेख किया गया है. ये लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था. क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है पर फिर भी ये इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं यूपी ट्रिपल एससी रिपीटेडली पूछता रहता है. तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी देखने हैं और इसी नोट्स में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपका ये है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो किस ईयर में आया था. तो वो आया था 2005 में. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इंडिया में 2005 में 2005 में पारित किया गया था. और ये सुव्यवस्थित आपदा प्रबंधन तंत्र की रीढ़ की हड्डी है. इसके पहले हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर्ड तरीका या इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जिससे हम आपदा प्रबंधन कर पाते थे. लेकिन जब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया तो ये आपदा प्रबंधन तंत्र की बैकबोन एक तरीके से बन गया. इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब इस एक्ट में याद रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं. तो ये एक्ट पारित कब हुआ था, सबसे पहले ये ज़रूरी है. ये पारित हुआ था 2005 में. डेट भी ज़रूरी है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है. ये वन लाइनर पे भी जा सकता है और ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है. तो एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पारित कब हुआ था, 23 दिसंबर 2005 को. और लागू कब हुआ था, ये हुआ था 2005 में नहीं बल्कि 2006 में. ठीक है. 23 दिसंबर 2005 को ये पारित हुआ. लागू हुआ जनवरी 2006 में. ये दो पॉइंट आप याद रखिए. फिर उसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है. इसमें 11 चैप्टर हैं और 79 यानी कि 79 सेक्शंस हैं, 79 धाराएं हैं और 11 चैप्टर्स हैं. 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं. ये आप याद रखिए. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है. जैसे वो धारा 3 के बारे में पूछ लिया था ना उसने लेखपाल के एग्जाम में, तो लोअर पीसीएस में ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है. वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनको हम डिटेल में कवर करेंगे. इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीआरएफ, एनडीआईएम और भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, ये सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट आ सकते हैं. तो ये हम आगे भी कवर करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट किसे कहा जाता है. तो वो हैं डॉक्टर रॉबर्ट बुलार्ड. रॉबर्ट बुलार्ड को क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन के जनक रॉबर्ट बुलार्ड. ठीक है. आप ये कॉन्सेप्ट भी एक याद रखिए. अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो एक्ट है कौन सा, 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना नहीं है. केवल ये क्या रिलीफ बेस्ड एक्ट नहीं है, केवल राहत पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये योजनाबद्ध तैयारी, उसका समन यानी मिटिगेशन और रिस्पांस प्रतिक्रिया भी सुनिश्चित करता है. ठीक है. ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं कि क्या केवल राहत पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है. तो बिल्कुल नहीं. इसके में हम तैयारी भी करते हैं, आपदा का समन भी करते हैं और आपदा के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया भी सुनिश्चित करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद पढ़ते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या है. इसमें ये क्रोनोलॉजी में या सीक्वेंस में पूछा जा सकता है. सीक्वेंस में पूछा जा सकता है या क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है. तो इस सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है, सॉरी ये समन गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे समन, मिटिगेशन. ठीक है. पहला जो स्टेप है आपदा प्रबंधन का वो है मिटिगेशन, दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, तीसरा है रिस्पांस और चौथा है रिकवरी. मिटिगेशन जो है वो आपदा आए ही ना ऐसी व्यवस्था करना होता है. प्रिपेयर्डनेस होता है, तैयारी होता है कि हम आपदा के लिए तैयार हो जाएं. रिस्पांस होता है जब आपदा हो गई तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे, ठीक है, उससे निपटेंगे कैसे. और रिकवरी होता है बाद में आपका वो पुनर्वास वगैरह करने के लिए. तो सबसे पहले हमें ये सीक्वेंस याद रखना है. सबसे पहले आएगा समन, फिर आएगा तैयारी, फिर आएगा प्रतिक्रिया और फिर आएगा पुनर्प्राप्ति. मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस,
रिस्पॉन्स और रिकवरी। ये है आपकी राइट क्रोनोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसे लेखपाल के एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो देखा होगा एक फार्मूला पूछ दिया था। उसी तरह से लोअर पीसीएस में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका सीक्वेंस पूछ देगा, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, चक्र का। तो सबसे पहले हमारा समन, दूसरा है तैयारी, फिर है प्रतिक्रिया और चौथा है पुनर्प्राप्ति। आप इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं कि समन, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा समन, ये आप ठीक कर लीजिएगा। समन यानी कि मिटिगेशन है क्या, जैसा मैंने पहले बताया, यह आपदा आने से पहले का दीर्घकालिक चरण है। इसमें तैयारियां होती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, आपदा के प्रभाव और जोखिम को कम करने के लिए। यानी हम ऐसे प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रयास करेंगे कि आपदा आए ही ना, प्रभाव और जोखिम उनका कम हो सके, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करते हैं, सॉरी हाँ तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करते हैं जो कि शॉक वेव झेल सके और कोलैप्स ना हो, वो आएगा मिटिगेशन के अंतर्गत। उसके बाद तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण या शेल्टर बेल्ट्स का निर्माण करना। इससे क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में जब पेड़ होंगे तो जो चक्रवात आएंगे वो यहाँ तक बाढ़ नहीं ला पाएंगे, और यहाँ पे जो है हमारी कोलैप्स जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो भी तट के इस तरफ शॉक वेव आने से दिक्कतें होती हैं, आपदाएं आती हैं, वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा ही नदियों के किनारे भी वृक्षारोपण हो सकता है, बाढ़ से हम रुक सकते हैं, फ्लड वेव को हम ईजिली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड यूज़ प्लानिंग जो है, ये भी हम अगर एक दीर्घकालिक चरण से सही करते हैं तो हम ये आपदा का समन ही कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला चरण हो गया मिटिगेशन। दूसरे पे आ जाते हैं हम प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारी। ये क्या है, ये आपदा आने से ठीक पहले का चरण है, जस्ट आपदा आने के पहले का चरण है। इसमें क्या होता है फोकस, इसमें होता है कि आप एक त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं। क्या, किसके लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। जैसे ही आएगी आपदा, आप क्या करेंगे, तो आप इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, मॉक ड्रिल आयोजित करा के। मॉक ड्रिल होगी तो आप तैयार होंगे कि जब आपदा आएगी तब आप क्या करेंगे। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये आप लोग फिलहाल देख रहे होंगे कि जब आपके यहाँ तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली होती है तो अब आपके मोबाइल पे एक वार्निंग सिस्टम अलार्म होता है, ठीक है। अलार्म सिस्टम एक आपको एज अ वार्निंग पहुंचता है। ये एक फ़िलहाल करंट अफेयर में भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी जगह चर्चा है और आपके फ़ोन पे भी हो रहा होगा तो आपको पता ही चल रहा होगा। तो ये तैयारी के अंतर्गत आता है। इसमें एक चीज़ और आती है, आपातकालीन खाद्य और दवाओं का पूर्ण भंडारण। कि मान लीजिए बाढ़ आ गई और जितने भी खेत थे सबको बहा ले गई, तो आपको सामने फूड सिक्योरिटी का जो है, फूड सिक्योरिटी की एक दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसके लिए आपको एक खाद्य और दवाओं का भंडारण सुनिश्चित करना होता है, ये भी तैयारी में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है रिस्पॉन्स। अब आपकी आपदा आ गई, अब आप क्या करेंगे। आपदा के दौरान और तुरंत बाद का संवेदनशील चरण है। इसमें जान माल की रक्षा करना और राहत पहुंचाना होता है। मेनली जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, रिलीफ बेस्ड होता है। रिस्पॉन्स होता है, तीसरा चरण होता है रिलीफ बेस्ड होता है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ठीक है, वो उनको बचाया जाता है, रिलीफ कैंप्स स्थापना की जाती है, उनमें रखा जाता है भोजन पानी और ये सब शेल्टर वगैरह उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अब चौथा चरण होता है रिकवरी। आपदा आ गई, आपने टैकल भी कर लिया, अब वो चली भी गई। अब आप जो है फिर से रिस्टोरेशन करेंगे यानी रिकवरी करेंगे। आपदा के पश्चात का दीर्घकालिक चरण, इसमें जो भी आपको नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली, सोशल या एनवायरमेंटल, जो भी इम्पैक्ट उसका पड़ा है उसको ठीक करना होता है, ठीक है। ये है उसका उद्देश्य। क्या होता है रिकवरी का, प्रभावित समाज को सामान्य स्थिति में वापस लाना, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है उसको ठीक करना होता है, ठीक, मरम्मत करनी होती है, स्थायी पुनर्वास और आजीविका करनी होती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपके लोअर में पीसीएस में बनेंगे तो वो इनसे आपके टैकल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो सीक्वेंस याद रखना कि समन, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस यानी मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लीजिए। तो ये जैसा मैंने बताया समन, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये जो मिटिगेशन है ये आपका प्रथम चरण होता है। वो डायरेक्ट पूछ देगा कि निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है। तो जो मिटिगेशन है ये आपका
फर्स्ट स्टेप होता है बिल्ड बैक बेटर। ये जो है सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लोअर पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्ड बैक बेटर जो है वो पुनर्प्राप्ति चरण, रिकवरी से आएगा। जो भी दिक्कतें आपको आ चुकी हैं आपदा के बाद से, आप उनको ठीक करने के लिए बिल्ड बैक बेटर यानी बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिकवरी करेंगे। एक तरीके से बाउंस बैक जो होगा आपका इम्पैक्टफुल होगा। ये आ गए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसने देश में एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा बनाया है। एक है नेशनल लेवल, एक है स्टेट लेवल, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एनएसडी। ठीक है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मत समझिएगा इसको, ये नेशनल है, ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो कितने स्तरीय आपदा प्रबंधन संस्थाएं हैं? तो देश में त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा है। ठीक, अब हम ये संस्थागत ढांचा जो है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये एक्ट की धारा 3 में है। यही जो है लेखपाल में पूछा गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाए, स्टेटमेंट में रिपीट कर दें या फैक्ट में रिपीट कर दें। तो आपको याद रखना है कि धारा 3 में क्या है, एनडीएमए है। एनडीएमए जो है नेशनल लेवल की जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं एनडीएमए के, और इसमें टोटल सदस्य कौन से होते हैं? 9 मेंबर होंगे, और प्रेसिडेंट जो होंगे, हेड जो होंगे, वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और सेक्शन 3 में एनडीएमए के बारे में बताया गया है। चलो अब एसडीएमए देख लेते हैं। ये जो है स्टेट लेवल पे, ये सेक्शन 14 में है, धारा 14। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। एनडीएमए धारा 3, एसडीएमए धारा 14, ये लेखपाल में आ चुका है, ये आ सकता है। ठीक, याद रखिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये है धारा 25 में। इसके अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी, वही डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके जो होते हैं, आईएएस जो होते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड। अब ये एक आपको ट्रिक दी हुई है कि सब में 11 का अंतर है। आप 3 में 11 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, ये जो आपकी ट्रिक है कि आप में लगभग ये जितने भी एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, ये इनमें 11 का अंतर है। धारा 3 में है एनडीएमए, धारा 14 में है एसडीएमए, धारा 25 में है डीडीएमए। ये आप याद कर सकते हैं, नॉर्मल है, ये तो लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपरली बात करेंगे ये जो फोर्सेस बनाई गई हैं। एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना या गठन जो दिया हुआ ये है 19 जनवरी 2006 को। 2005 में एक्ट आया था, इसी के बेस पे 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ का गठन कर दिया गया था। ठीक है, एनडीआरएफ जो है वो कौन सी धारा में है? तो धारा 44। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेक्शन 44 जो है आपका वो एनडीआरएफ से रिलेटेड है। और एनडीआरएफ जो होता है, जो कि सेक्शन 44 में है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये भी एक जरूरी क्वेश्चन है, यूपी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये जो है ये इसका मोटो है। एनडीआरएफ का मोटो आपदा सेवा सर्वत्र, सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये जो है आपका आदर्श वाक्य है एनडीआरएफ का। जैसे कि उसका डीआरडीओ जो है, जैसे कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, वैसे ही एनडीआरएफ का जो है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, अब इसमें हम यूपी के स्पेसिफिक ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये जो है लखनऊ में एसडीआरएफ का जो संस्थान है वो लखनऊ में, भी हाल ही में इसको एक नई बिल्डिंग भी अलॉट हो गई है। पहले ये लुलु मॉल के आसपास कहीं था, अब इसको एक अलग सेपरेट बिल्डिंग मिल चुकी है। ठीक, ये करंट अफेयर में भी था। एसडीआरएफ, उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ जो था, इसका गठन हुआ था 28 नवंबर 2016 को, और एक्ट वही 2005 वाला। उसी के बेस पे 28 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ का गठन कर दिया गया। और इसने कार्य कब से शुरू किया? 2017 से। एक बात याद रखना, जैसे कि एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वैसे ही एसडीआरएफ जो है, उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ जो है, ये पीएसी
के अधीन काट सकता है। अगर स्टेटमेंट पूछ सकता है तो ये कभी पूछ देगा ये सिविल पुलिस के अंतर्गत है या पीएससी के, तो आपको पीएससी टिक करना है। एसडीआरएफ जो है वो पीएससी के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन से विशेष तथ्य हैं, ये भी आपको याद रखने की, आप यूपी स्पेसिफिक में भी पूछ सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन हुआ था 12 जनवरी 2011, ठीक है। उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसका गठन हुआ था 12 जनवरी 2011 को, और जो उत्तर प्रदेश डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो हुई थी 2016 को। तो अथॉरिटी जो हुई थी वो हुई थी 11 में और जो फोर्स हुई थी वो हुई थी 16 में, ये आपको याद रखना है। अब ये जो उत्तर प्रदेश है इसमें कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरफ आपको कौन सा डिज़ास्टर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो समझ लेते हैं। तो जब आप तराई बेल्ट में रहेंगे यानी हिमालय के नीचे की तरफ, तो आपको वहाँ पे भूकंप मिलेगा, भूस्खलन मिलेगा, बाढ़ बहुत मिल जाएगी, ठीक। ये इन सबसे संवेदनशील है ये। उसके बाद आ जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये बिहार की तरफ का। तो वहाँ पर तो आपको पता ही है बाढ़ बहुत ही आती रहती है, बिहार तो बाढ़ के लिए बदनाम ही है और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर ये आ जाता है बुंदेलखंड का रीजन, यहाँ पे तो ड्रॉट, पानी है ही नहीं, तो क्या होगा, लगातार सूखे पड़ेंगे और लंबे लंबे सूखे पड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भूकंप है और तेज़ हवाएं चलेंगी, चक्रवात के इफ़ेक्ट पड़ेंगे वहीं, लेकिन सीधे चक्रवात नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तट थोड़ी ना है, तो चक्रवात का प्रभाव मिल सकता है, बारिश वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक। ये आ गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं। इनसे आपको कहाँ पे लोअर पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपको सेक्शंस याद रखने की ज़रूरत है। ये तो लेखपाल ने पूछ लिया था, धारा 3 एनडीएमए का गठन, और एनडीएमए के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसडीएमए धारा 14 में है और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। और जो धारा 25 है वो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट धारा 42 में कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और धारा 44 में कौन है, एनडीआरएफ है। 42 में इंस्टीट्यूट है, 44 में रिस्पांस फोर्स है, ठीक है। धारा 46(1) में आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का फंड है, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष 46(1) में है, और राज्य का जो है वो 48(1)(a) में है, 48(1)(c) में डिस्ट्रिक्ट का फंड है, ठीक है। 46 में आपका राष्ट्रीय फंड है, 48(1)(a) में राज्य का फंड है और 48(1)(c) में डिस्ट्रिक्ट का फंड है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे जो पर्सनली लगता है, मेरी गट फीलिंग कहती है इस बार ये आने की ज़्यादा संभावना है। इसकी हिस्ट्री भी है एक, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। वैश्विक पहलें और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डिज़ास्टर्स को टैकल करने के लिए अब तक जो है वो वैश्विक पहल क्या की गई है। तो आपदा जोखिम को कम करने के लिए 3 ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, जिसमें से पहला है बहुत ही ज़रूरी योकोहामा स्ट्रैटेजी। कब, 1994 में, जगह जापान में, ठीक। योकोहामा जो है वो जापान में एक जगह है, वहाँ पे 1994 में एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसी को कहते हैं योकोहामा, ठीक। रोकथाम बचाव से बेहतर है, ये मुख्य थीम थी, यानी ये जो था ये मिटिगेशन पे इम्पैक्ट करता था कि आपको मिटिगेशन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ह्योगो फ्रेमवर्क, ह्योगो भी कहाँ पे है, जापान में ही है। ये जो फ्रेमवर्क है ये 2005 से 2015 तक चला, ठीक है। इसका भी मुख्य काम तो ज़्यादा रेजिलियंस डेवलपमेंट था। ह्योगो 2005 से 2015 और योकोहामा 1994 जापान, ये आपको ईयर याद रखने हैं। 1994 ये पहला सम्मेलन था आपदा प्रबंधन पर, ये दूसरा सम्मेलन था। अब इसके बाद जो तीसरा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑफ लोअर पीसीएस। सेंडाई फ्रेमवर्क की जो ड्यूरेशन है ये है 2015 से 2030 के बीच पे, ये बहुत ही ज़रूरी है। 2015 से 2023 के बीच में आपका सेंडाई फ्रेमवर्क लागू है। सेंडाई कहाँ है, ये भी जापान में है। तो
योकोहामा, ह्यूगो और सेंडाई, ये तीनों कहाँ पे हैं? जापान में। ये 1994, ये 2005, ये 2015। ये सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 मुख्य स्तंभ, पिलर्स के बारे में है। पहला क्या है? आपदा जोखिम को समझना। फिर है आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ बनाना। आपदा लचीलेपन हेतु सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ाना ताकि हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। बेहतर प्राप्ति के लिए बिल्ड बैक बेटर का दृष्टिकोण, जो मैंने आपको ऊपर बताया था रिकवरी में, बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब ये आ गए हम जिसकी मैंने बात की थी कि इसके आने के चांसेस खूब हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट धारा 42 में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके जो पदेन एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं वो होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो होते हैं उसके एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं। ठीक है, ये आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या रही है? 1995 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन इसका नाम तब था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, 2003 में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से अपग्रेड हो गया और जो औपचारिक उद्घाटन है 2004 में हुआ। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको वैधानिक स्टैट्यूटरी दर्जा मिल गया, स्टैट्यूटरी दर्जा मिल गया। किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2 की धारा 42 में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई, 2003 में नाम बदला गया, 2004 में औपचारिक गठन हो गया, उद्घाटन हुआ और 2005 में इसको वैधानिक दर्जा मिल गया। तो धारा 42 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसी में। चलो आगे चलते हैं। जो है नोडल एजेंसीज देख लेते हैं किस प्रकार की आपदा को कौन सा एजेंसी टैकल करती है। साइक्लोन जो आता है उसके लिए है ये IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये देखता है। बाढ़ के लिए हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये इस पर रिपोर्ट वगैरह देखता है। सुनामी के लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज करके ये है, इनक्वाइस हैदराबाद में है। इसका एक बार फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, मे बी मुझसे थोड़ा सा मिस हो रहा होगा पर मुझे लगता है यही है, पर फिर भी आप एक बार चेक करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एवलांस, हिमस्खलन, जो कि बर्फीले पहाड़ों पे देखने के लिए मिलता है, इसके लिए DGRE है, रक्षा सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान। ठीक, अब देख लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। IMD जो है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये याद रखने की डेट है। आपको 1875 ऑप्शन में दिखेगा, आप सोचेंगे यार इतना पुराना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर गलत होंगे आप, क्योंकि है IMD जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये हमारा 1875 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये आ गए सुनामी वाला। इनक्वाइस जो है ये 1999 में हुआ था, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो ठीक है, हमारा IMD हो गया है 1875 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनक्वाइस जो है स्थापना 1999 में, मुख्यालय हैदराबाद में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डेटा है और जो शब्दावलियाँ हैं उनको देख लेते हैं। बात कर लगभग 59% जो है एरिया वो मध्यम से अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करीब लगभग 60% एरिया जो है वो अर्थक्वेक से जोखिम से संवेदनशील है। ठीक है, भारत की लगभग 12% जो भूमि है वो निरंतर बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित रहती है। अब ये जरूरी है, सुनामी, इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, वैसे सरप्राइज मत हो जाना ये क्या है। सुनामी जो है जापानीज़ भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। बंदरगाही लहरें जो है ये सुनामी है। भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। तीव्रता को व्यक्त करने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, क्विक स्कैन जो जिसको हम कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 2005 में आया। लागू कब हुआ? 2006 में। और 2005 में कब आया? 23 दिसंबर 2005 को आया। NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन सी धारा में है? तो धारा 3 में है। DDMA किस में है? 25 में है। जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके हेड होते हैं। NDRF और NDIM इनकी धाराएं देख लीजिए, 42 और 44। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसका गठन कब हुआ? 12 जनवरी 2011 को।
योकोहामा सम्मेलन 1994 को, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक, इनक्वाइस 1999 हैदराबाद में। भारत का बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितना है? 12% भूमि पे है। ये आ गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कुल अध्याय और धाराएं। 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं, 11 चैप्टर, 79 सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सेंटेंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन सी धारा में है? धारा 14 यानी कि 14 में है। एनडीआरएफ का गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ये देख लेना किस में है? धारा 42 में है, धारा 42 में है। और एनडीआरएफ धारा 44 में है। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 28 नवंबर 2016 को गठन, 2016 को गठन, ये फोर्स है, ठीक है। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2011। योकोहामा 1994 को था, योगो 2005 से 2015 के बीच में। ये एक देख लीजिए, आईएमडी हमने बताया था 1875 में हुआ था। सुनामी शब्द किसका है? जापानी भाषा का। और ये नीचे रहा आपका मोटिवेशन, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लगे रहो। तो ये जो हमारा हो गया है, ये आपके एक बार पहुँचने दीजिए। ये यूपीट्रिपलएससी जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कराएगा, इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है, उसको हमने एक रैपिड रिवीजन के थ्रू कवर कर लिया है। तो ये जो आपका है, ये आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप ये वीडियो बार बार देख लीजिए और जो आपको इम्पॉर्टेंट मैंने बताया है वो एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को ही 2x पे लगा करके कई बार देख लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। इतना भी कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है, बेसिक ही हैं इसमें। अब आपने इसमें ये याद रखना है, ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये यूपीट्रिपलएससी डेट्स ही पूछता है। उसके बाद जो ये धाराएं हैं, इनमें से कुछ ज़रूरी धाराएं हैं जैसे कि 3, 14, 25, 20, 8, 42, 44, 46, ये सब जो हैं, ये आप ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा लेखपाल वाले में सीधे सीधे पूछ दिया था एनडीएमए के बारे में, और वो किस में है? धारा 3 में है। तो आगे भी संभावना है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता ही दी। तो ऐसे ही अगर आप रैपिड रिवीजन और चाहते हैं तो हमारे कट ऑफ कलेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपका रिवीजन, रैपिडली रिवीजन वो भी, और जो सटीक है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपका लोअर पीसीएस का जो कट ऑफ कलेस है, वो जो 1 नंबर 2 नंबर से आप हमेशा रुकते रहते हैं, वो हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए और लगे रहिए। गुड लक।